हेलो 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 स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का राधिका दो क्लासेस में। आशा आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 3 ग्रेविटेशन में फ्री फॉल पढ़ लिया था, वेट मास के अंदर डिफरेंस पढ़ लिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया था और कुछ चीजें और पढ़ी थी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या पढ़ने वाले हैं, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले आज हम, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ने वाले। ठीक है, सबसे पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ये टॉपिक कुछ बुक्स में है कुछ में नहीं है, फिर भी मैं करा रही हूँ यहाँ पे, क्या पता किसी के एग्जाम्स में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहता है ये, मान लो यार किसी पे क्या है, इलिप्टिकल शेप पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सन है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेनेट सन के चक्कर काट रहा है। क्या कर रहा है, प्लेनेट सन के चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे फोर्स कम होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे प्लेनेट और सन के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा, तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेनेट कैसे मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा। जैसे 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 प्लेनेट मान लो यहाँ पे आ गया, प्लेनेट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेगा, जल्दी मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि सन के बहुत ज्यादा पास है ये। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो क्या होगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो ये क्या करेगा, फास्टली मूव करेगा। ठीक है, ये क्या हमारा लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, प्लैनेट्स रिवॉल्व around the sun in an elliptical orbit। ठीक है, तो क्या कहता है, प्लेनेट क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ में आया सभी को, केप्लर का प्लैनेटरी मोशन का फर्स्ट लॉ सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, फिर आता है लॉ ऑफ एरियाज। क्या आता है, लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, लॉ ऑफ एरियाज में क्या कहता है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ की इलिप्टिकल शेप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, सन है। ठीक है, फिर से एक प्लेनेट उसके चक्कर काट रहा है, तो उसने क्या किया, एक्स आवर में इतना डिस्टेंस कवर किया। क्या किया उसने, एक्स, ये प्लेनेट था। ठीक है, तो उसने एक्स घंटे में इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, बाद में घूम कर प्लेनेट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, और जल्दी मूव करेगा। ठीक है, तो एक्स घंटे में उसने कितना डिस्टेंस किया, कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, एक्स घंटे में यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया ये घूम करके, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगी, तो प्लेनेट कैसे मूव करेगा, फास्टली मूव करेगा। ठीक है, तो एक्स घंटे में इसने यहाँ पर कितना किया, एक्स घंटे में यहाँ पर इसने इतना मूव किया। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है, तो क्या कहता है, लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है कि प्लेनेट क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लो उसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस किया, मतलब यहाँ पर झाड़ू मार दी उसने। ठीक है, मान लो कोई आदमी, मतलब कि कोई भी इंसान है, वो सन पे बैठा है। आप कोई सन पे कैसे बैठा है, कोई आदमी, मान लो एक बार कोई सन पे बैठा, झाड़ू लेके बैठा है। ठीक है, तो उसने पहले इस प्लेनेट को यहाँ पे देखा। ठीक है, फिर उसने यहाँ तक देखा, तो क्या हो गया, यहाँ पे मतलब एक मीडियम क्या है, झाड़ू लग गई। ठीक है, स्विफ्ट मतलब झाड़ू लग गई। ठीक है, एक्स घंटे में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद उसने यहाँ पे देखा, प्लेनेट थोड़ी देर बाद कहाँ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो एक्स घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो लॉ ऑफ एरिया से कहता है, प्लेनेट स्विफ्ट्स आउट, प्लेनेट प्लेनेट स्विफ्ट्स आउट मतलब क्या कर रहा है, प्लेनेट झाड़ू लगा रहा है, मतलब यहाँ पे झाड़ू सी लग गई है। ठीक है, प्लेनेट स्विफ्ट्स आउट, प्लेनेट स्विफ्ट्स आउट इक्वल एरिया in equal interval
ऑफ टाइम। ठीक है, केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है, प्लैनेट स्विप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इतनी बात समझ क्लियर हुई। उसके बाद आता है लॉ ऑफ पीरियड्स। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, टी स्क्वायर इट इज 3। ठीक है, बस इतना नोट कर लेना, ये कुछ ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादातर आता नहीं, बिल्कुल ही नहीं आता। ठीक है, तो वैसे एक बार लिख लो, क्या पता किसी के आ जाए तो बस ये पुट कर देना वहां पे। ठीक है, और दो लॉ ये थे, थर्ड लॉ ये। ठीक है, इतनी बात से क्लियर हुई। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, थ्रस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, थ्रस्ट पढ़ेंगे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से क्लियर हो गया, आगे से देखो समझ में। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, प्लैनेट स्विप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, थ्रस्ट। ठीक है, आज आप सभी को केपलर लॉ समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट क्या है, थ्रस्ट क्या देखते हैं अभी। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो आपने फोर्स कहां से लगाई, इधर से फोर्स लगाई। ठीक है, फोर्स कहां से लगाई, इधर से फोर्स लगाई। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये थोड़ा सा हल्का सा दबेगा और क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, थोड़ा सा हल्का सा दब भी जाएगा और आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसकी तरफ इधर से ऐसे ऐसे फोर्स लगा दूं, क्या कर रहा है, हल्का सा दबेगा और आगे की तरफ मूव भी करेगा। ठीक है, उसके बाद मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर सीधा ऐसे ऐसे फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है, तो क्या करेगा, वो थोड़ा दबेगा, बस आगे मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर जैसा लग रहा है ना, परपेंडिकुलर जैसा लग रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, थ्रस्ट इट इज एन परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आई। थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, थ्रस्ट सभी को क्लियर हो गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे इधर की तरफ से फोर्स लगा रही हूं तो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और मैं इसके ऊपर ऐसे ये तो ऐसे दबाऊंगी तो क्या करेगा, बस हल्का सा दबेगा, मूव नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों चीजें हो रही है, हल्का सा दब भी रहा है और मूव भी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बस दब रहा है। ठीक है, तो क्या है, थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट सभी को समझ में आ गया, साथ साथ नोट करते रहना भाई। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर। प्रेशर ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये ऑब्जेक्ट है, मैं इधर से इसकी तरफ फोर्स लगा रही हूं तो क्या कर रहा है, ये प्रेस कर रही हूं इसको, तो क्या इसके ऊपर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, तो द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। के प्रेशर क्या है, इट इज, लिखो सभी साथ में, इट इज defined as the thrust acting per unit area। ठीक है, मान लो जैसे कि मेरे हाथ में कोई पेन है। ठीक है, तो मैं जैसे पेन से अपने हाथ को दबा रही हूँ। ठीक है, और मान लो मैं ये जो डस्टर है इससे हाथ को दबा रही हूँ। ठीक है, मान लो मैं इस डस्टर से इसको अपने हाथ को दबा रही हूँ और एक बार क्या करी, इस पेन से हाथ को दबा रही हूँ, तो क्या किससे ज्यादा दर्द होगा मुझे, ऑब्वियस सी बात है पेन से ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया हो गया। प्रेशर क्या इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितनी बात सभी को समझ में आई। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट इज पास्कल। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, पास्कल है। ठीक है, कितनी बार सभी को समझ में आई। चलो कोई बात, सीजीएस यूनिट और लिख देती हूँ। सीजीएस यूनिट इज डायन सेंटीमीटर। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या है यहाँ पे, डायन सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा यूनिट इज
पास्कल, ठीक है। प्रेशर कैसे यूनिट क्या है, पास्कल है, ठीक है। और यहाँ पे थ्रस्ट क्या है, एरिया कितना है, mg स्क्वायर। एक और यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में। प्रेशर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया, ठीक है। ऐसा यूनिट इज पास्कल, एक यूनिट ये है, ठीक है। सीजीएस यूनिट इज डायन सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ में। उसके बाद हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको समझ में आ गया प्रेशर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर exert by atmosphere is called atmospheric pressure. It decreases with altitude, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जैसे कि आपने कभी घर पे पानी गर्म किया होगा, ठीक है। तो जब वो हल्का गर्म होगा तब आपने उसके अंदर उंगली डाल के देखी, ठीक है। तो ऊपर से पानी क्या होगा, गर्म होगा। अगर आप नीचे की तरफ उंगली डालोगे, नीचे भिड़ाओगे उंगली को, तो क्या होगा, पानी वहां पे ठंडा होगा, क्योंकि ठंडा पानी जो होता है वो भारी होता है, ठीक है। और जो गर्म पानी होता है वो थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। इसलिए जो ठंडा पानी है ना वो नीचे बैठ जाता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो आप कहीं चिप्स का, आप पहाड़ों पे जा रहे हो, ठीक है। आपने ले लिया चिप्स का पैकेट, ठीक है। तो आपने जैसे चिप्स का पैकेट लिया तो उससे क्या थी, हवा निकली हुई थी, ठीक है। क्या क्या हो रहा था, हवा निकली हुई थी। जैसे 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 आप ऊपर जाते गए, जैसे आप पहाड़ों पे चढ़े, तो क्या हुआ, आपने देखा होगा कि चिप्स का पैकेट क्या हुआ, फूल जाएगा। चिप्स का पैकेट क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लो जैसे कि मान लो आपने कभी सुना हो कि जो पहाड़ों की ऑक्सीजन है वो बहुत कम होती है। पहाड़ों की ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत कम होती है। पता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या होती है, बहुत ज्यादा थोड़ी भारी गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है, थोड़ी भारी गैस होती है। और कई बार आपने जैसे एरोप्लेन में कभी सफर किया हो, तो वहां पे क्या कहते हैं, जिसने किया है उसको वो कभी करेगा आगे तो सुनना सभी ध्यान से। तो वहां पे क्या कहते हैं सबसे पहले कि हमारे एरोप्लेन में एक प्रेशराइज्ड कैबिन है। प्रेशराइज्ड कैबिन मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मल खड़ी हूँ, वैसे जैसे कि गैस मेरे पर फोर्स लगा रही है, वैसे ही एरोप्लेन में क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना के रखते हैं, ठीक है। यही था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ये जब हम जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी को समझ में आ गया। प्रेशर एक्सर्ट बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ठीक है। सभी नोट कर लो इसको, नोट कर लो सभी इसको। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। क्या पढ़ेंगे, प्रेशर इन फ्लूइड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात सभी को पता हो फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड की डेफिनेशन को सबसे पहले आप सभी फ्लूइड्स, ठीक है। एवरीथिंग that can flow is called fluids. Fluids क्या होता है, एवरीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लो गैसेस और लिक्विड्स, ठीक है। फ्लूइड सभी को समझ में आ गया। एवरीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया गैसेस और लिक्विड्स, ठीक है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इन अ कंटेनर, ठीक है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है, प्रेशर लिखो सभी साथ में, प्रेशर एक्सर्टेड ठीक है। तो प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ऑन अ कंटेनर इन विच फ्लूइड प्लेस।
देखो आपने कभी देखा होगा कि नहाते वक्त के भी आपने जो कप होता है उसको आप जैसे कि पानी डुबोने की कोशिश करते हो, पर फिर भी वो क्या करता है अपने आप ऊपर आ जाता है, ठीक है। क्या करता है वो, जैसे कि हम जितना भी फोर्स लगाएंगे उसको नीचे दबाने पे क्या पानी क्या करता है उसको वापिस फोर्स लगा के ऊपर भेज देता है, तो उसको क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई। अपथ्रस्ट क्या होता है, जब भी पानी क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डुबोने की कोशिश करते हैं तो अपने आप ऊपर आ जाता है ऑब्जेक्ट, कई बार डूब जाता है कई बार ऊपर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ में आई। प्रेशर ऑन कंटेनर इन विच फ्लूइड प्ले, अपथ्रस्ट सभी को समझ में आ गया। प्रेशर इन फ्लूइड्स देखते हैं। देखो जैसे मान लो आप कभी स्विमिंग की है, स्विमिंग करते हो आप सभी, तो क्या करते हैं कि जैसे जैसे मान जैसे कि आप कहीं स्विमिंग करने गए हो, ठीक है, तो जैसे जैसे आप डेप्थ के अंदर जाते हो, जैसे जैसे आप गहराई के अंदर जाते हो, तो क्या होता है कि आपके मतलब चेस्ट के ऊपर आपको बारी बारी सा फील होने लग जाता है, ठीक है। क्या होता है आपके चेस्ट पे बारी बारी से आपको फील होने लग जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आप स्विमिंग करने गए हो, आपने डेप्थ में क्या करी, छलांग लगा दी, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपको, यह जो चेस्ट वहां पे क्या होगा, बारी बारी फील होगा, ठीक है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स इंक्रीजेस विद डेप्थ। प्रेशर इन फ्लूइड्स लिखो सभी साथ में, प्रेशर इन फ्लूइड्स इंक्रीजेस विद डेप्थ। इतनी बात सभी को समझ में आई। पहले तो पढ़ा था मैंने फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है, एवरीथिंग दैट कैन फ्लो, ठीक है। एवरीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, जो भी चीज फ्लो कर सकती है, बह सकती है, उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। एग्जांपल हो गया गैसेस हो गया, लिक्विड्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ऑन अ कंटेनर इन विच फ्लूइड इज प्लेस्ड, ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड्स इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे गहराई के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। फ्लूइड के अंदर प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी क्लियर हुई, मजा आ रहा है सभी को, सभी को कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। सभी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई, ठीक है। पीछे वाला जो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ाया था, फर्स्ट मोशन क्या, फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स था, ठीक है, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। सेकंड क्या था, लॉ ऑफ एरियाज, प्लैनेट क्या करते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। थर्ड लो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को रहने दो चाहे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब क्या है, प्रेशर इन, मान लो ये क्या है, कंटेनर है, ठीक है। जैसे जैसे आप ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पानी क्या कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, यहाँ पे चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है। और मैंने आपको बताया प्रेशर इन फ्लूइड्स इंक्रीजेस विद डेप्थ, ठीक है। तो प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, बताओ सभी, ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। F ठीक है, हमने फोर्स निकालने के लिए क्या कर दिया, F1 माइनस F2 फोर्स कर दिया, ठीक है। यहाँ का मतलब क्या है, थ्रस्ट। अब तक मैंने आपको बताया था थ्रस्ट क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डुबोने की कोशिश करते हैं वो अपने आप ऊपर आ जाते हैं प्रेशर, फ्लूइड के प्रेशर की वजह से, उसको क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। प्रेशर इन फ्लूइड सभी को क्लियर हो गया, आशा सभी को क्लियर हो गया होगा प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उसका नाम क्या है, बायंसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, बायंसी है, ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा हमारा, बायंसी, ठीक है। तो बायंसी क्या होती है, इट इज द प्रिंसिपल बाय विच फ्लूइड एक्सर्ट एंड नेट अपवार्ड फोर्स which is called buoyant force or upthrust when it is immersed in a fluid, ठीक है। मैंने आपको भी अपथ्रस्ट बताया था, जैसे हम पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोएंगे तो वो अपने आप ही ऊपर आ जाता है, उसको कहते हैं अपथ्रस्ट कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, बायंसी, ठीक है। ये कोई कंटेनर था, तो उसके अंदर फ्लूइड था, पानी था, ठीक है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डुबोने की कोशिश की, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अपने आप ही वापिस ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बायंसी कहते हैं। कोई मतलब जो
एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, बायंसी की वजह से ही तैरते हैं पानी में, क्या कहते हैं, बायंसी की वजह से ही तैरते हैं पानी में, ठीक है। तो छोड़ो वो हमारा इशू नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ बायंट फोर्स क्या होती है। अपथ्रस्ट को ही हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स कहते हैं। इट इज अ प्रिंसिपल बाय विच फ्लूइड एक्सर्ट है नेट अपवार्ड फोर्स विच इज कॉल्ड बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, ठीक है। तो आशा सभी को बायंसी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बायंसी क्या, अपथ्रस्ट को ही क्या कहते हैं, बायंसी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात से क्लियर हुई। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आर्किमेडीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। मतलब कि मान लो जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, ये क्या है, पानी है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम डुबोएंगे वो अगर प्लास्टिक का हल्का है तो क्या आ जाएगा, अपने आप ऊपर आ जाएगा बायंस फोर्स की वजह से, ठीक है। इसको कहते हैं बायंसी, ठीक है। सभी को क्लियर हो गए। मान बायंट फोर्स ज्यादा है, बायंट फोर्स क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, और पानी बायंट फोर्स ज्यादा है, पानी कम है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट हो तैर जाएगा, अपने आप क्या करने लगेगा, फ्लूइड के अंदर तैरने लगेगा, ठीक है। बायंट फोर्स ज्यादा होगी, पानी कम होगा, तो अपने आप ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और अपने आप फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्किमेडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्किमेडीज प्रिंसिपल। ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट when an object is immersed completely, partially, it displaces some fluid the weight of displaced fluid is equal to the buoyant force act on the, ठीक है। ये क्या था, आर्किमेडीज प्रिंसिपल था, जो क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड कंप्लीटली पार्शियली इट डिस्प्लेसेस सम फ्लूइड द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्वल टू द बायंट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, ये क्या है, फुल्ली क्या हो रहा है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं, फुल्ली इसमें वाटर के पार्टिकल्स है वो फुल्ली समाये हुए, ठीक है, पूरी तरह से भरा है। तो मान लो ये 2 kg का क्या है, एक वाट है, ठीक है, ये 2 kg का वाट है, ठीक है, और ये क्या है, एक 5 किलो का वाट है, ठीक है। तो अगर हम 5 किलो वाले को इसके अंदर डालेंगे तो पानी कम बाहर निकलेगा या ज्यादा बाहर निकलेगा, बताओ सभी इसका आंसर। अगर हम ये 5 किलो वाला वाट का जो साइज क्या है, छोटा है, ठीक है, 5 किलो वाट का वाले का साइज कितना है, छोटा है, ठीक है। तो अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, इससे पानी ज्यादा बाहर निकलेगा या फिर 2 किलो वाले से बाहर निकलेगा। फिर हमने क्या किया, 2 किलो वाले को अंदर डाल दिया। ऑब्वियस सी बात है, 5 किलो वाला क्या है, साइज क्या है इसका, छोटा है, ठीक है, तो क्या करेगा, इससे पानी क्या होगा, कम निकलेगा बाहर कंटेनर से। और 2 किलो वाला जैसे हमने डाला तो हमने देखा कि पानी क्या है, ज्यादा बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, पानी क्या होगा, ज्यादा निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो यही था हमारा आर्किमेडीज प्रिंसिपल। इट सेड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड completely partially it displaces some fluid, the weight of displaced fluid is equal to the buoyant force act on the object, ठीक है। सभी को आर्किमेडीज प्रिंसिपल समझ में आया। तो आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, ठीक है, तो उसका वेट पे डिपेंड नहीं करता, वो साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 5 किलो का पोर्ट था, साइज क्या था, छोटा था, हमने जैसे इसके अंदर डाला तो क्या हुआ, कम पानी बाहर निकला। जैसे 2 kg का हमने इसके ऊपर डाला तो क्या हुआ, पानी ज्यादा बाहर निकला, ठीक है।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल सभी को क्लियर हो गया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, सबसे पहले होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सी डेंसिटी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? अगर हम मास को और वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? इसको क्या कहते हैं? रो। रो इज इक्वल है मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हुई। डेंसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, रो इज इक्वल है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी क्लियर हो गया, डेंसिटी से भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बाय रिलेटिव डेंसिटी। एक मिनट रुको, एक बार मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? बाय एंड फोर्स बराबर है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के। ठीक है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है। ठीक है, किसके वेट की बात हो रही है यहाँ पे? लिक्विड के वेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? L लगा दिया। क्या लगा दिया? L लगा दिया। किसके वेट की बात हो रही है? लिक्विड के वेट की बात हो रही है। ठीक है, और हमने यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बाइंड फोर्स क्या कहता है कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, बाइंड फोर्स इज इक्वल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, और वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? मास इनटू में ग्रेविटी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे किसके वेट की बात हो रही है? लिक्विड के वेट की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे हमने डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो बाइंड फोर्स इज इक्वल है वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और इनटू में जी। ठीक है, इतनी बात से भी क्लियर हो गई? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, वो है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या कहता है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या कहता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे में डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का यहाँ से फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ग्रेविटेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, आशा आप सभी को थर्ड चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इतने बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू।